हम किसकी बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, फिर हम लोग समझते हैं प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी भी वर्क को करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज क्या है? वर्क को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोर्स। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं। ऐसा ये मान लीजिए एक साइड व्यू है बुलेटिन बोर्ड का। ठीक है, जैसे कोई भी बुलेटिन बोर्ड आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, उसका हमने साइड व्यू ले लिया। तो साइड व्यू हमने बुलेटिन बोर्ड का ये ले लिया। अब इस पे जब भी आप कभी भी आर्टिकल्स या अपने ड्राइंग्स को पेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? थंब पिन्स से लगाते हैं ना, और जो ड्राइंग पिन्स आती हैं उनसे लगाते हैं। तो जो ड्राइंग पिन है वो किस तरीके की होती है? वो इस तरीके की आपकी होती है, कुछ ऐसी पॉइंटेड पार्ट। और ये हो गया उसका जो एक मोटा सा हम पार्ट होता है, कैप पार्ट होता है, जहां से हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो अब अगर इसको आप देखें गौर से, तो इस पे हम फोर्स अगर अप्लाई करेंगे, तो हम इस पे कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे? इस पे ये आपका जो सरफेस है, ये सरफेस इस तरीके से, और फोर्स अब कैसे लगा रहा है? फोर्स हम लगाएंगे इस तरीके से ना, इस तरीके से हम फोर्स लगाएंगे। तो जब इसे हम ऐसे दबाएंगे तब जाकर के ये पिन क्या होती है? इंसर्ट हो जाती है। जो भी हमारा ड्राइंग या आर्ट या आर्टिकल, टाइम टेबल, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो इस पे लग जाता है इजीली। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो फोर्स और ये जो सरफेस है, जो बुलेटिन बोर्ड की सरफेस है, इनके बीच का एंगल कितना है? दिस एंगल इज π/2। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, π/2, या इसी को आप ये भी समझ लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल है। और इसी को हम कह सकते हैं क्या? वी कैन से कि फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? सरफेस के। अब ये जो सरफेस है इसकी पर्टिकुलर एरिया होगी, कुछ ना कुछ एरिया होगी। तो फोर्स जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है? परपेंडिकुलरली काम कर रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स हमने लगाया है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसके? सरफेस के, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। तो यहां से आपको पता चलता है कि थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज फोर्स। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रस्ट इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? उसको हम सिंपली थ्रस्ट कहते हैं। बाकी कैसे भी फोर्स लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स किसी भी तरीके से लग सकता है, एंगल पे लग सकता है, कैसे भी लग सकता है। इट मे बी एट 60 डिग्री, 30 डिग्री, कितनी डिग्री भी लग सकता है, लेकिन जब भी 90 डिग्री पे लगता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं थ्रस्ट। इसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ये कुछ पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है ना। अभी अगर इस वाले की हम बात करें, ये जो फोर्स लग रहा है ये इतनी एरिया पे कवर कर रहा है, इतनी एरिया पे लग रहा है। ठीक है, अगर यही हम थोड़ा सा और ज्यादा कर दें, हम एक बड़ा सा ब्लॉक ले लेते हैं। लेट्स से हमने इस तरीके से एक ब्लॉक ले लिया और इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हैं। तो अब तो इसका एरिया बढ़ गया, हम यहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ भी पूरे ब्लॉक पे इस तरफ से पूरा फोर्स ही फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स क्या हो रहा है? पर कैसे लग रहा है? यहाँ पे फोर्स को आप देखिए, फोर्स परपेंडिकुलरली काम कर रहा है ना। भाई कोई भी ब्लॉक है ऐसे रखा है तो हम उसको ऐसे पुश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। ये जो एरिया पे फोर्स लगता है, तो फोर्स और एरिया का जो रेशियो होता है वही आपका क्या बनता है? प्रेशर बनता है। ठीक है, तो प्रेशर का जो जनरल एक स्टेटमेंट है, प्रेशर की जो जनरल एक डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इट सेज दैट प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज फोर्स acting perpendicular to a particular given area। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब भी कभी भी फोर्स लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, परपेंडिकुलरली लगेगी तो वहां पर बस खाली क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लिखा तो यहाँ पे फोर्स का नाम चेंज होकर के हम क्या कर देंगे? केवल इसका नाम हम थ्रस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? हमारा फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो यही आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक, इट विल बी थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट के बारे में। तो देखिए ध्यान से, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट आपने पढ़ रखी है, न्यूटन होती है। अगर फोर्स की न्यूटन होती है तो थ्रस्ट की भी क्या होगी? न्यूटन होगी। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूटन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। सो इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है? ये यूनिट है हमारी किसकी? प्रेशर की। ठीक है, ये यूनिट हमारी किसकी?
प्रेशर की। अच्छा, यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पास्कल। इसमें और डाल करके आप लिख लीजिए, इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि पास्कल। एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उनको ऑनर करने के लिए उनके सम्मान में हम क्या यूज करते हैं, उनके सम्मान में हम यूज करते हैं पास्कल, जिन्होंने प्रेशर पे सबसे ज्यादा रिसर्चेस किए, काम किया। तो प्रेशर की एक और यूनिट हो जाती है पास्कल। सो ईदर यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पास्कल। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। आपके बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे प्रेशर के। प्रेशर के एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं या ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रिप्स होती है, स्ट्रैप्स जो होती हैं, वो क्या होती है, वाइडर होती है। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया वाइडर स्ट्रैप्स ऑफ बैग। मैं भी समझाता हूँ ये कैसे है, आप एक समझ लेंगे तो बाकी भी आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। वाइडर स्ट्रैप्स ऑफ बैग्स, ठीक है। ये क्यों होता है, उसका एक रीजन है। देखिए, अभी हमने पढ़ा है क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रेशर और फोर्स, प्रेशर और फोर्स में डायरेक्टली का रिलेशन है और प्रेशर और एरिया में इनवर्सली का रिलेशन है। तो यहां से अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर हम मान लीजिए बहुत ही पतले स्ट्रैप यूज करते हैं, ठीक है, तो इन पतले स्ट्रैप्स की अगर आप देखें तो क्या कम होगी, एरिया कम होगी, इनकी एरिया क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, एरिया लेस होगी तो एरिया कम होगी। अब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया लेस है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर और फोर्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का रिलेशन है। तो फोर्स भी क्या लगेगा, मोर लगेगा, ज्यादा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर चुका है तो मोर फोर्स विल बी अप्लाइड। तो हमें ज्यादा ताकत लगा करके बैग को कैरी करना पड़ेगा। जबकि अगर यहीं पे उल्टा कर देते हैं कि हम एक ऐसा बैग लेते हैं जिसकी स्ट्रैप बहुत चौड़ी है, इस तरीके से वाइडर है, ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें इसके कंपैरिजन में एरिया क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, एरिया इज मोर। सो अब एरिया क्या होगी, एरिया बढ़ गई है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। पी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब पी डिक्रीज कर जाएगा तो एफ हमारा क्या होगा, एफ भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उस बैग को कैरी करने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो ये एक रीजन है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, लेकिन सब में जो लॉजिक है, जो सब में कंसेप्ट है, वो यही है। आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन सब में कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल वो यही है कि हम एरिया को बढ़ाते ही इसलिए है कि प्रेशर कम लगे और प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फोर्स भी हमको कम लगाना पड़े। इसके और एग्जांपल अगर आप देखें तो नाइफ्स जो है हमारी, ठीक है, नाइफ्स आर शार्प। नाइफ्स को हम शार्प रखते हैं, चाकू शार्प रखी जाती है, ब्लंट नहीं रखी जाती। अगर शार्प नाइफ होगी तो कम फोर्स लगाकर भी हम जल्दी से उसको कट कर सकते हैं, किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। जबकि अगर ब्लंट नाइफ होगी तो हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रैक्टर्स के टायर कैसे होते हैं, वाइड होते हैं। ट्रैक्टर्स हैव वाइड टायर्स, वाइड टायर्स होते हैं ट्रैक्टर्स में। ठीक है, तो एक ये भी एग्जांपल किसका है, ये भी आपका एक एग्जांपल इसी का है, जहां पे प्रेशर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो बहुत से एग्जांपल्स हैं, आपको नोट्स में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, आप देखेंगे उसमें तो आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स व्हिच आर डीलिंग विद द प्रेशर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर आपका सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, तीनों में होता है। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा कंसर्न किसके बारे में, हम सबसे ज्यादा कंसर्न है प्रेशर इन अ फ्लूइड के बारे में। प्रेशर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई फ्लूइड है उसके अंदर कैसे प्रेशर हम मेजर करेंगे, ये हम देखें। सो लेट्स से वी आर हैविंग अ बीकर इन विच अ लिक्विड इज देयर एंड इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू मेजर द प्रेशर। हम किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं तो हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए, ये आपका जो लिक्विड है, ठीक है, लेट्स से इसका कुछ मास होगा, ऑब्वियस सी बात है, मास होगा तो कुछ डेंसिटी होगी। ये बीकर में है तो इसने बीकर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा, इसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमने भी पढ़ा है, एक एक स्टेप देखते जाइएगा। हमने भी पढ़ा है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, अगर इस बीकर की बात करें, ये हम सिलिंड्रिकल बीकर ले लें, तो सिलिंड्रिकल बीकर के लिए आपने पढ़ा हुआ है क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द हाइट। ठीक है, एच क्या है, एच हाइट होगी पूरी की पूरी। तो यहां से अगर आप देखें तो पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर इज योर ए, तो इट विल बी लाइक ए इंटू एच विल बी इक्वल टू वी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूज कर लिया।
तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो नीचे की तरफ आ रहा तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो F इक्वल्स टू mg हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे मास क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया हुआ था मास इज व्हाट, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, यानी हमने क्या किया, मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया और जी वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब देखिए डेंसिटी को मान लीजिए हम किससे शो कर रहे हैं, डेंसिटी को हम दिखा देते हैं रो से। ये अल्फाबेट होता है ग्रीक का जिसको कहते हैं रो, तो इसको हम रो से दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, रो वी जी, वेयर वी इज द वॉल्यूम, तो वी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वेलोसिटी से कंफ्यूज हो गया, सो रो वी जी। अब यहां पर ध्यान से देखिए रो, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, ए इंटू एच लिख सकते हैं, सो लेट्स राइट इट ए इंटू एच, ठीक है। आगे क्या चल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चल रहा है, और यहां पर हमने क्या लेके चल रहे हैं, फोर्स लेके चल रहे हैं। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे अभी तक रिजल्टेंट में आई कि फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एच हाइट इंटू जी, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, इस ए को जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए लिखा हुआ है, इसको हम क्या करें, इसको उठा करके दूसरी तरफ ले आते हैं, इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, इट विल बिकम फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू रो एच जी, ठीक है, रो इंटू एच इंटू जी यानी रो एच जी। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, आपने भी पढ़ा हुआ था, इट इज प्रेशर। तो प्रेशर कितना हो गया किसी भी लिक्विड का, लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू रो एच जी, ठीक है, फॉर्मूला हो गया रो एच जी, वेयर रो इज व्हाट, इट इज डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, एच हाइट कितना लिक्विड राइज कर रहा है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई शुड राइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है, कब, जब हमें किसी भी लिक्विड में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर को इवेल्युएट करना है, तो उस वक्त इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम, वी कॉल इट बायंड फोर्स। तो होता क्या है, देखिए जब भी कभी भी आपके पास एक बीकर होगा और उसमें आपने पानी खूब भर रखा है, इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और इस पे अगर मान लीजिए कि हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, हम कोई एक मासी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एम ऑब्जेक्ट लेकर के अगर हम क्या करें, इसको डिप करेंगे, ये मान लीजिए एम ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे डिप करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद कभी कभी आपने फील किया होगा कि ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है ना। तो एक्चुअल में तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, इसको पुल करते ही होती है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में इसके आसपास पूरी लेयर जो है वो किससे ऑक्यूपाइड है, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है वाटर से, तो क्या होगा, इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है इस कांटेक्ट होने की वजह से, जो कि इसको क्या करता है, इसे ऊपर की तरफ पुल करता है, अप पुल करता है ना। आपने पढ़ा है डाउन का अपोजिट अप, तो ये अपवर्ड जा रहा होता है, ऊपर की तरफ इसको पुल करता है। यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है इसका एक फोर्स का, जो कि इसको क्या कर रहा है, इसको अपवर्ड पुल कर रहा है, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम कहते हैं बायंड फोर्स। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को नहीं, मतलब इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायंड फोर्स, और ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं बायंसी। कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में पानी है, हमने कोई भी मासी बॉडी उस पर डिप की, और वो डूबने की जगह क्या हो, वो जाकर के थोड़ी दूर बाद वो वापस ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस जिस फोर्स की वजह से ऊपर आ रही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां तक बॉडी आ चुकी थी, यहाँ के बाद ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स चाहिए हमको, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, फोर्स जरूरी है। वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, वो फोर्स हमारा कहलाता है बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स क्या है, इट इज द अपवर्ड फोर्स, इट इज द अपवर्ड फोर्स which is experienced by a body when it is immersed in water। जब पानी में हम उसको डाल देते हैं तब जो फोर्स लगता है, जो ऊपर की तरफ उसे पुल करेगा, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं बायंड फोर्स। और जो प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं, या प्रिंसिपल कह लीजिए या फिनोमेना कह लीजिए, जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायंसी, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायंसी। आई शुड नॉट से प्रिंसिपल, लेकिन हाँ फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं बायंसी। मैं लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए,
इसको हम कहेंगे फिर बायंसी। ठीक है, बायंसी। ठीक है कि कभी भी कोई भी बॉडी होली और पार्शियली, या तो पूरी तरह से या थोड़ी सी, अगर पानी में डिप होती है, ठीक है, पानी में अगर होती है, तो उस वक्त उस बॉडी का थोड़ा सा वेट लूज होता है। क्यों वेट लूज होता है? वेट लूज होगा तभी तो वो अपवर्ड फील करेगी ना, अपवर्ड फोर्स फील करेगी, बायंट फोर्स फील करेगी। तो जब भी कभी भी कोई बॉडी होली और पार्शियली इमर्स्ड होती है वाटर में, तो वो क्या करती है? अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है। या इसी बात को आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि कुछ अपना वेट लूज करती है। वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है कि जब उसे डिप किया गया तो उस वक्त जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, जो वाटर डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब क्या हो गया? हम देखते हैं यहाँ पे हम एक बीकर ले लें इस तरीके से, जिसमें कि ये टाइनी ओपनिंग निकली हुई है। इस ओपनिंग का एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ऑरिफिस। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ऑरिफिस। और यहां तक हम मान लीजिए इस लिक्विड को फिल कर देते हैं, और एम मास की बॉडी को हमने क्या किया? डिप किया। तो ये बॉडी होली और पार्शियली, होली मतलब या तो थोड़ी सी या तो पूरी, जैसे ही इसके अंदर आएगी तो वाटर क्या होगा? ऊपर राइज होगा। जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो that who was throwing the stones to the pot and water was coming up. So क्या हुआ? इस तरीके से ये जैसे हमने एम डिप किया है, और ये क्या होगा? वाटर लेवल ऊपर की तरफ आएगा, और ये पानी ओरिफिस से होता हुआ, लिक्विड ओरिफिस से होता हुआ कहाँ जाएगा? बाहर। तो हमने इसको अगर कलेक्ट करके इसका वेट हम मेजर करेंगे, तो दिस वेट किसका? ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, this must be equal to लॉस इन वेट, कह लीजिए लॉस इन वेट ऑफ बॉडी कह लीजिए, या इसी को आप कह लीजिए बायंट फोर्स। क्यों? क्योंकि लॉस इन वेट किसकी वजह से हुआ है? बायंट फोर्स की वजह से हुआ है। कभी भी आप देखो, आप अपना एक्चुअल वेट कुछ और फील कर रहे हो, लेकिन जब भी आप कभी पूल में होते हो ना, स्विमिंग पूल में होते हो, तो आप जब स्विमिंग पूल में हो तो आपको थोड़ा हल्का लग रहा होता है, थोड़ा वेट आपको कम लग रहा होता है। तो दो तरीके से वेट है, एक है जो हमें एक्चुअल हमारा है, जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, और एक है जब हम वाटर के अंदर होते हैं तो हमें जो फील होता है, जो कि एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एपरेंट वेट। ये वो वेट है जो हमें लिक्विड के अंदर फील होता है। जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमें जो वेट फील होता है उसे हम कहते हैं एपरेंट वेट। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट है, एक्चुअल वेट से माइनस करेंगे तो वही हमारा क्या बन रहा है? लॉस बन रहा है। ठीक है, यानी एक्चुअल वेट हमारा W और माइनस W कौन सा? एपरेंट वाला। अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही हमारा लॉस इन वेट है। और ये कितना होगा? ये बराबर होगा जितना भी हमने वेट मेजर किया है, किसका? डिस्प्लेस्ड वाटर का। ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा उसके बराबर होगा। यही हमारा क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसका यूज कहाँ करते हैं? शिप्स बनाने में ना। शिप्स कैसे फ्लोट कर रहे थे? बड़े बड़े शिप्स होते हैं और वो रिवर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम इसका यूज करते हैं। ऊपर से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस प्रिंसिपल की है वो ये है, इट मेक्स अस easy to understand that what kind of behavior a material will show. Either it will sink or drown. person के टर्म में drown वैसे sink, कि वो डूबेगा, कि वो तैरेगा, कि वो क्या करेगा ना, वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, क्या करेगा, ये भी हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चलता है। कैसे पता चलता है? इसको देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी यही है जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम समेशन कर रहे हैं, एक तरीके से पूरा समअप है कि लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, या जो इसने ऊपर की तरफ क्या फील किया? बायंट फोर्स फील किया है, वो किसके बराबर होगा? वो इस लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में हम समझ लेते हैं जो मैंने अभी बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताता है कि कब बॉडी सिंक करेगी, कब क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वाटर लेवल है, पूरा का पूरा ये वाटर लेवल है। ठीक है, तो हमने बॉडी डिप की है, ये लेट्स से ये एम बॉडी डिप है। हम 3 केसेस लेकर चलेंगे। ठीक है, ये एम बॉडी, वही एक एम बॉडी है। आप बड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल वही साइज का मान के चलिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। सेम बॉडी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3 केसेस है, इनको हम बात करेंगे। ये हमारे पास एम बॉडी है। अब क्या हुआ? अब देखिए, इस पे खुद का वेट काम कर रहा होगा, इसका कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इसका खुद का वेट काम कर रहा होगा ना। और इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायंट फोर्स। इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? बायंट फोर्स। ये आप मान लीजिए कि यहां पर क्या लग रहा है? यहां पर हमारा बायंट
फोर्स लग रहा है, बायंड फोर्स ऊपर की तरफ, वेट हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे बायंड फोर्स का जो एरो है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा मैं और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो। यहाँ पे वेट मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो अब दोनों फोर्सेस को आप देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मतलब यहां से मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि वेट के ऊपर बायंड फोर्स आपका क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, बायंड फोर्स ज्यादा लग रहा है। ये कैसा केस बन गया, एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस का केस बन गया कि एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस जो काम कर रहा है वो कैसे हैं, वो अनबैलेंस्ड इन नेचर है। जब अनबैलेंस इन नेचर का फोर्स है तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी इज लेस एज कंपेयर टू द बायंड फोर्स, ठीक है। तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगता है, याद करिए टग ऑफ वर्क एग्जांपल मैंने दिया हुआ था, जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा बॉडी कहां मूव कर जाएगी, उसी तरफ मूव कर जाएगी। सो सिमिलरली यहाँ पर ये जो एम मास की बॉडी थी ये नीचे की तरफ इस पे वेट लग रहा था लेकिन कम था, और बायंड फोर्स क्या हो गया, डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, वेट के ऊपर। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, अपवर्ड मूव करने लगेगी, दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। अब कन्वर्स एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो बायंड फोर्स मिला है जो लग रहा था इस बॉडी पे वो थोड़ा सा कम लगा, ठीक है। एक बार हमने मान लिया ज्यादा लगा तो क्या होगा, एक बार हमने मान लिया बायंड फोर्स कम लगा और भारी बॉडी है, बहुत भारी बॉडी है ये, तो इस पे क्या होगा, इसका वेट थोड़ा ज्यादा लगा, इस पे वेट ज्यादा लगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बायंड फोर्स का कम है, तो क्या हो जाएगा, वेट ज्यादा है बायंड फोर्स कम है, ठीक है, बायंड फोर्स से वेट ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, अब ये बॉडी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगेन यहाँ पे अनबैलेंस का फोर्स है, अनबैलेंस फोर्सेस का केस है। तो जैसे यहाँ पर था कि फोर्स जो डोमिनेट कर रहा था बॉडी उधर की तरफ, वैसे यहाँ पर भी जो फोर्स डोमिनेट करेगा बॉडी उधर की तरफ मूव करेगी, तो बॉडी क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई, मींस इट विल ईदर सिंक, और अगर पर्सन होगा तो इट विल ड्राउन ना, पर्सन होगा तो ड्राउन, वैसे सिंक, बॉडी क्या कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक। अब एक केस लेते हैं जहां पे दोनों बराबर है, ठीक है जहां पे दोनों बराबर है, ये हमारा वेट है और इसी के इक्विवेलेंट हम बना लेते हैं बायंड फोर्स। ये दोनों जब बराबर लग रहे हैं, जब ये दोनों बराबर लग रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी वहीं के वहीं टिकी रहेगी, मतलब ना ये सिंक करेगी और ना ये सरफेस पे आ जाएगी, ना ये तैरने लगेगी ना ये सिंक करेगी, ये वहीं की वही रहेगी। क्यों, क्योंकि बैलेंस फोर्स की कंडीशन लग चुकी है और यहाँ पर जो हमारा वेट है और बायंड फोर्स है, वेट और बायंड फोर्स दोनों हमारे क्या हो चुके, दे आर इक्वल। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम टाइप की कंडीशन एक बन जाएगी।